और इसके बाद खबरें विस्तार से। लखनऊ से खबर सामने आ रही है। अखिलेश यादव ने बुलाई अहम बैठक। उपचुनाव को लेकर अखिलेश ने बुलाई बैठक। प्रत्याशियों के चयन पीडीए फॉर्मूले पर किया जाएगा मंथन। इसके अलावा चाचा शिवपाल यादव भी बैठक में मौजूद। प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल समेत कई लोग बैठक में रहेंगे मौजूद। तो अखिलेश यादव ने बुलाई है अहम बैठक। पीडीए के तहत रणनीति पर किया जाएगा मंथन। प्रत्याशियों के चयन पीडीए फॉर्मूले पर होगा मंथन। प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल समेत कई लोग रहे मौजूद। चाचा शिवपाल भी बैठक में मौजूद। प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल समेत कई लोग बैठक में मौजूद। अखिलेश यादव ने बुलाई अहम बैठक। उपचुनाव को लेकर पीडीए फॉर्मूले पर मंथन। प्रत्याशियों पर होगी बातचीत। प्रत्याशियों के चयन पीडीए फॉर्मूले पर होगा मंथन। चाचा शिवपाल भी बैठक में मौजूद। समाजवादी पार्टी के कई दिग्गज बैठक में मौजूद। उपचुनाव की रणनीति को लेकर किया जाएगा मंथन। प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल समेत कई दिग्गज नेता बैठक में मौजूद। और इसी खबर पर हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता मोहम्मद आसिफ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी मोहम्मद आसिफ, अखिलेश यादव ने जिस तरह से अहम बैठक बुलाई है, बताया जा रहा है कि प्रत्याशियों के नामों के साथ पीडीए की रणनीति पर भी मंथन किया जाएगा। जी बिल्कुल प्रियंका, आज सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर एक अहम बैठक बुलाई है। और इस बैठक में अगर बात करें तो पदाधिकारियों की, तो प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल, राजेंद्र चौधरी और चाचा शिवपाल यादव के साथ साथ उपचुनाव वाली सीटों के जिलाध्यक्ष, प्रभारी और पदाधिकारियों के साथ यह बैठक अखिलेश यादव की चल रही है। और बैठक के जरिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव अपने पदाधिकारियों को चुनावी टिप्स भी दे रहे हैं। और जिस तरह से लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को बड़ी सफलता हाथ लगी है यूपी में, इससे कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी का जोश भी हाई है। और पीडीए फार्मूले पर ही अब समाजवादी पार्टी उपचुनाव का किला फतह करेगी। और साथ ही साथ बैठक में प्रत्याशियों के चयन को लेकर इस बार अब चाचा शिवपाल यादव से भी रायशुमारी की जा रही, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से चाचा शिवपाल यादव नाराज थे, इसका कहीं न कहीं मैसेज भी गलत गया। इसको जो है संभालते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस अहम बैठक में शिवपाल यादव को भी बुलाया। और साथ ही साथ जो अहम सीट है, करहल सीट है, इस पर किसको चुनाव लड़ाया जाए, इस पर भी चाचा शिवपाल यादव अपनी राय देंगे। इसके अलावा अयोध्या की मिल्कीपुर और अम्बेडकर नगर की कटेहरी सीट पर भी कहीं न कहीं अगर फैसला गलत रहा तो यहाँ भी अंतरकला देखने को मिल सकती है। इन सबको देखते हुए भी इसमें मंथन किया जा रहा है। और साथ ही साथ कौन से प्रत्याशी जिताऊ हैं उनको मैदान में उतारा जाए। और प्रत्याशियों के चयन के बारे में भी यहाँ कहा जा रहा है कि पीडीए फार्मूला ही इस्तेमाल किया जाएगा। जी प्रियंका। जी बिल्कुल, तो पीडीए फॉर्मूले को लेकर मंथन किया जाना है। कई जगहों पर जिस तरह से आपने स्थिति के बारे में बात की है, समाजवादी पार्टी इन तमाम सीटों पर फूक फूक कर कदम आगे रखने वाली है। रणनीति पर भी बात की जा रही है, क्योंकि पीडीए की रणनीति लोकसभा चुनाव में काम करके गई है और समाजवादी पार्टी को इससे भारी फायदा मिला है। तो आने वाले समय में क्या ये मान लिया जाए कि अब पीडीए पर ही समाजवादी पार्टी आगे बढ़ेगी? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर जिस तरह से समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने पीडीए फार्मूले पर ही 37 सीटें जीती और इस फार्मूले को सक्सेस होने के बाद अब जो है पीडीए को और मजबूत करने के लिए लगातार सपा प्रमुख अखिलेश यादव मंथन भी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से
अखिलेश यादव ने पीडीए पेड़ भी लगाना शुरू कर दिया। तो कहीं न कहीं पीडीए फार्मूला फिट बैठ रहा है सपा प्रमुख अखिलेश यादव की नजर में, और यही वजह है कि लगातार अब पीडीए को मजबूती देने के लिए लगातार अखिलेश यादव की बैठक चल रही है, और अनुसूचित जाति की बैठक भी अखिलेश यादव कर चुके हैं। अब अपनी जो कोर कमेटी के सदस्य हैं उनके साथ आज यह बैठक चल रही, तो यह कहा जा सकता है कि अखिलेश यादव पीडीए फार्मूले पर ही प्रत्याशी उतारेंगे और चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि जिस तरह से अब उनके पाले में कहीं न कहीं गैर ओबीसी यानी कि जो ओबीसी वोटर हैं वह भी आए हैं, और साथ ही साथ जिस तरह से लोकसभा चुनाव में करीब 15 प्रत्याशियों दलित प्रत्याशियों को सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने उतारा था, तो कुल मिलाकर अब जो राजनीतिक परिदृश्य है साफ हो चुका है कि अखिलेश यादव पीडीए फार्मूले पर ही उपचुनाव लड़ेंगे। और जिस तरह से अभी अगर बात करें तो उपचुनाव की 5 सीटें समाजवादी पार्टी पर के पास थी, जिसमें से 3 बीजेपी और 2 अन्य जो है पार्टियों की थी। लेकिन अब 10 की 10 सीटों पर जिस तरह से बीजेपी ने एक मास्टर प्लान तैयार किया है, कई कैबिनेट मंत्रियों की फौज अब उतर चुकी है 10 सीटों पर बीजेपी को चुनाव जिताने के लिए, तो इसकी काट ढूंढते हुए और हर दांव से सतर्क होते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव पीडीए फार्मूला अपनाएंगे, और पूरा गणित जो अन्य जातियों का वोट बैंक है उसे हासिल करने के लिए भी पूरा गणित लगाया जा रहा है। और यह बैठक जो आज चल रही है काफी अहम बैठक है। इस बैठक के बाद प्रत्याशियों के नाम भी जो है उजागर कर सकते हैं, प्रत्याशी की घोषणा भी हो सकती है इस मंथन के बाद, और जल्द ही जो है अखिलेश यादव और जो है एक बड़ी बैठक भी इसके बाद बुलाएंगे। हालांकि आज की जो बैठक की बात करें तो ये पीडीए फार्मूले और उपचुनाव को लेकर बड़ी बैठक चल रही है। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से बड़ी बैठक सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव कर रहे हैं, पहले माना जाता था कि एमवाई फैक्टर समाजवादी पार्टी का मूल मंत्र है, लेकिन अब जिस तरह से पीडीए काम करता हुआ नजर आ रहा है समाजवादी पार्टी के लिए, ऐसे में क्या माना जाए कि आने वाले समय में बसपा के किले के लिए समाजवादी पार्टी और बड़ा खतरा बन सकती है? जी निश्चित तौर पर प्रियंका, जिस तरह से लोकसभा चुनाव के परिणाम आए, 10 सांसदों वाली बसपा 0 पर पहुंच गई, वहीं अगर विधानसभा चुनाव की बात करें तो विधानसभा चुनाव में भी सिर्फ 1 सीट पर बसपा का प्रत्याशी जीत पाया है। तो ऐसे में जिस तरह से समाजवादी पार्टी बसपा के लिए खतरा बन रही, क्योंकि बसपा का जो वोटर है कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी अपने पाले में करने में सफल भी दिख रही है। तो यह कहा जा सकता है कि अब बसपा के वजूद की बात करें तो जिस तरह से वोटों का प्रतिशत बसपा का गिरा है, बसपा का जो वोट बैंक प्रतिशत है 3.66 से 2.06 आ गया है। तो ऐसे बसपा के लिए राष्ट्रीय पार्टी जिस तरह से दर्जा मिला था, इस पर भी खतरा है। और आने वाले उपचुनाव में हालांकि बसपा प्रमुख मायावती लगातार उपचुनाव को लेकर तैयारियां कर रही हैं, बयान भी आ रहा है, लेकिन उनका जो वोट बैंक था कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी और बीजेपी में खिसक चुका है। और इसी का फायदा लेते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव अब दलित हितैषी भी बन रहे हैं। और अगर बात करें अखिलेश यादव के नारे की, तो पहले एमवाई फैक्टर पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन एमवाई फैक्टर सक्सेस नहीं हुआ, सरकार बनते रह गई। लेकिन अब जिस तरह से पीडीए जो फार्मूला है काफी सक्सेस दिख रहा है। जी बिल्कुल, मोहम्मद आसिफ, जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। हाथरस सत्संग में मृतकों की आत्मा की शांति के लिए मिर्जापुर जिले में राष्ट्रवादी मंच के संस्थापक मनोज श्रीवास्तव के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने शहर में कैंडल मार्च निकाला। नगर के चौबे टोला रामटेक से संकट मोचन तक कैंडल मार्च निकालकर मृतकों को श्रद्धांजलि दी गई। मंच के संस्थापक मनोज श्रीवास्तव ने बाबा को अपराधी बताया है। उन्होंने कहा कि ऐसे ढोंगी बाबाओं के चक्कर में जनता को नहीं पड़ना चाहिए। सरकार से बाबा पर एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तारी करने की मांग की गई। पहले हुए हादसा आपको बता दें, हाथरस में जो कि सत्संग के दौरान जो भोले बाबा का सत्संग हो रहा था, वहां लाखों की संख्या में महिलाएं और बच्चे गए थे, जहाँ पे भगदड़ के दौरान
123 लोग जो है कि मरे हुए हैं। बता दें कि हादसे में बच्चे सभी और महिलाएं शामिल है। कुछ लोग अभी तक हॉस्पिटल में अपनी जिंदगी को दांव पे लगाकर इलाज करा रहे। हो सकते कि उनकी मौत कब हो कब ना हो। वहीं बता दें मिर्जापुर की बात करें तो यहाँ पर भी मनोज श्रीवास्तव जो है यहाँ पर उनकी श्रद्धांजलि के लिए जो है कि कैंडल मार्च निकाला हुआ है। किस तरह से यहाँ पर भी लोग शोक वो कर रहे हैं, आपको बता दें कि हमारे सामने अभी मौजूद है। सीधे मुझसे बात करेंगे किस तरह से कैंडल मार्च निकाले और क्या कहना चाहेंगे। जी सर, इंडिया वॉइस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप कैंडल मार्च निकाले हैं, क्या कहना चाहेंगे उन मृतक आत्माओं के लिए जो कि हादसे का शिकार हुए हैं। हाथरस में जो हृदय विदारक घटना घटी है, एक अंधभक्ति के कारण लगभग 125 लोगों की अकाल मृत्यु हुई है। उन सभी मृतक आत्माओं को जगत जननी जगदम्बा भगवती माँ विंध्यवासिनी शांति प्रदान करे। उनके परिजनों को यह महान कष्ट सहने की शक्ति दे, हिम्मत दे। इसके लिए हम सब चौबे टोला रामटेक से यह कैंडल मार्च निकाले हैं और संकट मोचन तक हम लोगों का ये निकला है। हम प्रदेश की सरकार से, सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी से हम सभी यह मांग कर रहे हैं कि एक सामान्य सा कांस्टेबल जो बलात्कार के मामले में जेल के सलाखों के बीच गया था, बाहर आने के बाद एक ऐसा तंत्र विकसित किया अंधभक्ति का, जिसके कारण इस प्रकार की एक अमानवीय घटना घटी है। ऐसे ढोंगी बाबा को अविलंब गिरफ्तार करके सलाखों के बीच डाला जाए, तभी इन मृतक आत्माओं को शांति प्रदान होगी। ऐसी बड़ी घटना जो हो गई, इस पर दोषी किसको मानना चाहेंगे वहाँ पर हाथरस में। निश्चित रूप से जो आयोजक हैं, जो करने वाले और कराने वाले हैं, वो सब के सब दोषी हैं। गोलू जो बाबा जी हैं, भोलेनाथ अपना नाम रखे पाल जी हैं, जो कि अभी तक उनके ऊपर कई मुकदमे चल रहे हैं यौन शोषण के। अभी तक मुकदमे से वो पार नहीं हो पाएंगे, फिर भी जो बाबा का नाम लेके प्रवचन कर रहे हैं, क्या ये सही है क्या गलत है। ये निश्चित रूप से प्रशासन इस पर कठोर नहीं कठोरतम कार्रवाई करेगा और जो अब तक उनके पाप हैं, वो पाप उनको सलाखों के बीच ले जाएंगे, हम सबका विश्वास है। भारत सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे हादसे पर। प्रदेश सरकार का मामला है, प्रदेश सरकार इसको बहुत अच्छे ढंग से देख रही है, वो डील कर रही है। भारत सरकार का इसमें बहुत रोल नहीं है। देखिए यहाँ पर भी जो भी कैंडल मार्च निकाले, लोगों का कहना है कि इसमें दोषी जो है, जो बाबा है और बाबा के साथ जो आयोजक है, जो व्यवस्थापक है, उन लोग पर दोषी दिया जा रहा है कि इस तरह से घटना अगर इनको पहले ही देख लिया जाता तो ऐसी घटनाएं न होती। जो बच्चे और महिलाएं भी जो इसमें शामिल हो गए भगदड़ में, कितनी जान गंवा दिए हैं, ये जवान एकदम जान बिल्कुल बच जाती। लेकिन ऐसे बाबाओं पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, उनको जेल के सलाखों के पीछे करनी चाहिए। मिर्जापुर से कमलेश, इंडिया वॉइस के लिए। 3 दिन पहले हुए हाथरस हादसे का मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर गिरफ्तार कर लिया गया है। उस पर यूपी पुलिस ने 1 लाख का इनाम रखा था। कई दिनों से उसकी तलाश जारी थी। अब पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है और देव प्रकाश अरेस्ट कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी देव प्रकाश ने दिल्ली में सरेंडर किया। असल में दिल्ली के नजफगढ़ में उसकी लोकेशन ट्रैक की गई थी, जिसके बाद यूपी पुलिस वहां पहुंची। उसने खुद ही सामने से सरेंडर कर दिया और फिर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अब पुलिस मुद्दिकर से पूछताछ करने वाली है। उससे कई तरह के सवाल पूछे जाएंगे। माना जा रहा है कि बाबा की लोकेशन को लेकर भी पूछताछ हो सकती है। नीट यूजी 2024 की काउंसलिंग रोकी गई है। एनटीए ने बिना कारण ही बताए काउंसलिंग रोकी। 8 जुलाई को नीट यूजी की याचिकाओं पर सुनवाई, वहीं अगली सूचना तक काउंसलिंग रोकी गई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के इंतजार में एनटीए। सूत्रों के हवाले से खबर, एमबीबीएस बीडीएस की भर्ती प्रक्रिया रोकी गई। एमबीबीएस बीडीएस की भर्ती प्रक्रिया रोकी गई। एनटीए ने बिना कारण बताए काउंसलिंग रोकी। एनटीए ने बिना कारण बताए काउंसलिंग रोकी। नीट की काउंसलिंग पर फिलहाल रही रोक। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के इंतजार में एनटीए। 8 जुलाई को नीट यूजी की याचिकाओं पर सुनवाई और उसके बाद इस पूरे मामले में आगे कार्रवाई की जाएगी। अगली सूचना तक काउंसलिंग पर लगी रोक। तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी इस मामले में काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार किया था, लेकिन ताजा सूत्रों के हवाले से जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि नीट की काउंसलिंग को फिलहाल रोका गया है। 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद फैसला आने के बाद आगे की जानकारी
मिल पाएगी। एमबीबीएस बीडीएस की भर्ती प्रक्रिया रोकी गई। नीट यूजी 2024 की काउंसलिंग रोकी गई। अमेठी के मुंशीगंज थाना क्षेत्र के लठापुर गांव में एक युवक को थप्पड़ मारना एक सिपाही को महंगा पड़ गया। जमीनी विवाद की सूचना पर पहुंची पुलिस ने बात करते करते पुलिस का रोप दिखाते हुए एक युवक को थप्पड़ जड़ दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए एसपी ने आरोपी को लाइन हाजिर किया है और मामले की जांच राजपत्रित अधिकारी को सौंप दी है। रायबरेली के एसपी अभिषेक अग्रवाल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल हाईकोर्ट ने एसआईटी को 8 हफ्ते में जांच पूरी करने के आदेश दिए हैं। जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस एनके चौधरी की पीठ ने यह आदेश जारी किया है। बता दें कि गोमती मिश्रा की याचिका पर यह आदेश जारी किए गए हैं। दरअसल एमबीए के छात्र अलख मिश्र को चोरी के फर्जी आरोप में गिरफ्तार किया गया था। पीड़ित का आरोप है कि उसके अधिकारियों को फ्री में टैक्सी नहीं देने के कारण फर्जी केस में उसे गिरफ्तार किया गया था। रायबरेली में बिहार जैसा हादसा होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। दरअसल रायबरेली के प्रशासन लालगंज कोतवाली क्षेत्र के ये गासों में स्थित सई नदी पर बना पुल पूरी तरह से जर्जर हो चुका है, लेकिन जिम्मेदार अभी भी आंखें मूंद कर बैठे हैं, जिससे कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। जिला प्रशासन और एनएचएआई की लापरवाही राहगीरों पर भारी पड़ सकती है। पुल हालत में है, जीर्ण पोजीशन में है, इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आए दिन एक न एक घटना हुआ करती है इसमें और बड़ी प्रॉब्लम है इससे। कुछ नहीं, कोई नहीं ध्यान देता है। अरे इसको हो गए 3-4 महीने, आए दिन घटनाएं हुआ करती हैं। अभी एक ट्रक गिरा, एक बाइक गिरी, एक बोलेरो गिरी, आए दिन जो है इसमें घटनाएं हुआ करती हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।